नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दुनिया में युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान इसका जवाब दे रहा है। यूं तो भारत इस युद्ध में कहीं नहीं है, लेकिन भारत में भी एक युद्ध चल रहा है। भारत के खिलाफ भी एक युद्ध चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान पर कोई गैर मुल्क मिसाइलें दाग रहा है, उस तरह से भारत में भारत के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसमें कोई बाहर से मिसाइलें नहीं मार रहा है, बाहर से कोई भारत पर हमले नहीं कर रहा है। लेकिन भारत पर जो हमले हो रहे हैं वो भारत के भीतर से ही हो रहे हैं। कैसा देश है ये, सोचिए। भारत के भीतर से ही हो रहे हैं और भारत के विरुद्ध जारी है दुष्प्रचार युद्ध। जी हां, भारत के विरुद्ध जारी है दुष्प्रचार युद्ध। ये दुष्प्रचार कौन कर रहा है? भारत की ही कुछ ताकतें, भारत और भारत के बाहर बैठे कुछ मीडिया कर्मी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ नेता, उन्होंने इस युद्ध का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, दुष्प्रचार का युद्ध। आज दो टूक में भारत के विरुद्ध ये जो युद्ध है, इस पर चर्चा जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों को असलियत मालूम होनी चाहिए। वैसे आज, इससे पहले कि मैं अपनी डिबेट की तरफ बढ़ूं, आपको एक पुरानी कहावत याद दिला रहा हूं। एक पुरानी कहावत है, ये कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है वह 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। और उसी तरह से इस बात को भी समझिए कि एक तस्वीर 1000 झूठ को बेनकाब भी कर देती है। तो इससे पहले कि मैं आज डिबेट में बढ़ूं, आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो युद्ध चल रहा है और जो कुछ भारत में हो रहा है, इसको मैं आपको सिर्फ 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और इन 3 तस्वीरों से 4 तस्वीरें दिखाऊंगा। इन 4 तस्वीरों से आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं आज की डिबेट में आगे जाऊंगा। तो जरा तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, तस्वीर नंबर 1, युद्ध चल रहा है, जारी है युद्ध। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, तबाही हो रही है। ये आप देखिए किस तरह से मिसाइलें मारी जा रही है। तो ये तस्वीर का पहला पक्ष है, तस्वीर नंबर 1। और इसी के साथ तस्वीर नंबर 2, ये भारत की तस्वीर है। और भारत की तस्वीर जो है वो ये कि यहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग गैस के सिलेंडर लेकर जो है वो अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा पैनिक भी चल रहा है। ये तस्वीर नंबर 2 है। तो युद्ध का जो असर है, एक तरफ युद्ध चल रहा है, युद्ध का असर भारत में क्या हो रहा है, ये 2 तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको एक्सपोज करने के लिए आपको 2 तस्वीरें और दिखाता हूं। तस्वीर नंबर 3 और 4, युद्ध के कारण भारत में जो परिस्थिति है। अब देखिए तस्वीर नंबर 3 और तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीर नंबर 3 जो है ये हापुड़ की है। हापुड़ में एक रिजवान या रईस नाम का व्यक्ति जो है, उसके घर से 32 एलपीजी सिलेंडर मिले। क्यों? क्योंकि युद्ध है तो कुछ लोग तो फायदा उठाएंगे ना। और जबकि विपक्ष अपना पूरा दुष्प्रचार की उसने तोपे जो है खोल दी हैं, तो उन दुष्प्रचार का फायदा उठाते हुए लोग जो हैं एलपीजी की होर्डिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वो लंबी लंबी लाइनें जो मैंने आपको दिखाई, वो एक बड़ा कारण है। वो जो पैनिक है कि लोग जो हैं अपने घरों में 32 सिलेंडर रखे हुए हैं। ये हापुड़ की तस्वीर है। और ऐसी एक तस्वीर नहीं, मैं आपको ऐसी देश भर से इस वक्त जो है 30, 40, 50 तस्वीरें दिखा सकता हूं। ऐसी खबरें हर जगह से आ रही हैं। पुलिस छापे मार रही है, किसी की घर से, किसी के गोडाउन से, किसी की दुकान से, कहीं से 25, कहीं से 30, कहीं से 50। ये कालाबाजारी करने वाले जो हैं वो इस पूरे मौके का फायदा उठाने के लिए बाजार में आ गए, जिसके कारण आम लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, भारत सरकार फेल हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, इसके कारण भारत जो है मुश्किल में है। लेकिन ये तस्वीर नंबर 4 देखिए, जो विपक्ष के तमाम जो उनका प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार है, उसको ध्वस्त करती है। ये जो चौथी तस्वीर है, 1300 लाख लीटर जो है क्रूड ऑयल लेकर के बाकायदा ये जो
ये जो युद्ध क्षेत्र है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से भारत का एक पहला वेसल जो है भारत के लिए क्रूड ऑयल लेकर पहुंच गया। यह तस्वीर नंबर 4 है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की विदेशी नीति फेल है, भारत सरकार फेल है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, उनको तीसरी और चौथी तस्वीर देखनी चाहिए। और चौथी तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है यह भारत की विदेशी नीति, भारत की कूटनीति और भारत जो प्रयास कर रहा है उसका सबसे जीवंत उदाहरण है कि आज मुंबई में बाकायदा 1300 लाख लीटर क्रूड ऑयल लेकर एक विमान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहुंच गया है। और अभी खबर आ रही है कि जल्दी ऐसे कुछ और विमान पहुंचेंगे। तो यह प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है। और चलिए इसी पे आज बात करेंगे दो टूक, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको विपक्ष को भी तो सुनवाना चाहिए। जरा विपक्ष को सुनिए। और आपको इन 4 तस्वीरों के अलावा जब मैं विपक्ष को सुनवाऊंगा तो एक और दिलचस्प तस्वीर भी दिखाऊंगा। और वो दिलचस्प तस्वीर जो है भारत के विपक्ष के नेता की है। भारत के विपक्ष के नेता आज संसद भवन में बाकायदा एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर धरने पर बैठे। और जब वो धरने पर बैठे तो एलपीजी सिलेंडर से बनी हुई चाय और बिस्किट लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है यह बताने के लिए वो संसद भवन के द्वार पर चाय बिस्किट खाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखी होगी संसद भवन से। तो वो भी देखिए, विपक्ष को सुनिए, सरकार का जो है जो जवाब है वो भी सुनिए, फिर आज की डिबेट को शुरू करते हैं। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। Gas is going to be a problem. Petrol is going to be a problem. All fuel is going to be a problem. Because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. एलपीजी की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। उसके ऊपर यदि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोलना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं सर। लेकिन ये पार्लियामेंट पिकनिक का स्पॉट नहीं है सर। ये है सर, देखिए इसको कि ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है, उसके लिए भी ये पिकनिक बना रहे हैं सर। क्या हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस में यही पेट्रोलियम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि 72 दिन का हमारे पास रिजर्व है? तो अगर रिजर्व था तो इस तरीके की किल्लत क्यों पड़ रही है? उनको कोई चिंता नहीं है उपभोक्ताओं, उनको कोई विषय की गंभीरता में चिंता नहीं। मुझे लगता है ये ढोंग है जो राहुल गांधी जी प्रदर्शन करना चाहते हैं कि बड़ी उपभोक्ता की
या एलपीजी सिलेंडर की चिंता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद विषयों को सदन में लाना चाहते हैं। तो चलिए, तो मैंने आपको तमाम बयान सुनाया और मैं बड़ा आपको ये भी बता दूं, इससे पहले डिबेट शुरू करूं, बड़ी ईमानदारी से मैंने आपको दिखाया कि कई जगह पर लाइनें भी लगी हुई हैं, लोगों को तकलीफ है, लेकिन आज हमारे रिपोर्टर्स ने देश भर में काम किया। मेरे पास समय होगा तो मैं वो आपको लोगों की बाइट, जो आम लोग ज़मीन पर हैं, उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके पास भी मेरे पास प्रमाण के तौर पर है। मेरे पास कई ऐसे ट्वीट्स हैं जिनके मेरे पास कई स्क्रीनशॉट हैं, जिन्होंने आज सुबह 5 बजे गैस सिलेंडर बुक करवाया और शाम 6 बजे तक उनके घर गैस सिलेंडर पहुंच गया। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। पर शुरुआत करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान आज जुड़ चुके हैं, जिनके बीच आज की डिबेट होगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ सुरेश नखुआ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, दोनों को मैं 1.5 मिनट देता हूं आज की डिबेट शुरू करने के लिए। तहसीन पूनावाला, ये भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार युद्ध विपक्ष क्यों चला रहा है ऐसे टाइम में, जबकि युद्ध चल रहा है, कुछ संकट होगा, कुछ परेशानी होगी, लेकिन इस तरह से जो है गैस के सिलेंडर ले लेके प्रदर्शन करना और ऐसे बैठ जाना, पिकनिक करते हुए प्रदर्शन करना विपक्ष को शोभा देता है? युद्ध में भी वो अपने अवसर ढूंढ रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है दोबारा से, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं मानता हूँ कि भाजपा और मैं एक ही टीम है, हम टीम इंडिया है और हम चाहते हैं कि टीम इंडिया हमेशा सुरक्षित रहे और प्रगति करे। लेकिन इस टीम इंडिया में किसका परफॉर्मेंस खराब रहा है? अशोक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानते थे कि, और सब लोग जानते थे, भाजपा भी जानती थी कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध कभी ना कभी शुरू होगा। रमजान के महीने में शुरू हुआ, किसने कल्पना नहीं की थी, पर होने वाला था। अमेरिका का बिल्डअप हो रहा था। 80% से अधिक हमारा एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और हमारे पास एलपीजी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, ये हम जानते हैं। इसके बावजूद पिछले 10 दिन से आदरणीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उनका प्लान भी था? अभी बहुत सारे प्लान हो गए माननीय मंत्री के पास, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज ये जो होर्डिंग हो रही है, आज ये जो पैनिक हो रहा है, अगर शॉर्टेज नहीं थी तो दाम क्यों बढ़ाया? तीसरी बात, अलग अलग जगहों से जो रिपोर्टें आ रही है, कमर्शियल जगहों से, मैं कमर्शियल डोमेस्टिक में मैं अंतर कर रहा हूं कि हमारे पास कमी है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो स्कूल हो, तो ये भी क्या पैनिक है? ये भी क्या हमारे लोग जो इस तरह से कर रहे हैं? और चौथा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री बैकबोन है भारत की इकोनॉमी की, आप उसको पूरी तरह से नष्ट कर रहे, आप उसमें राशनिंग कर रहे। 2 दिन क्राइसिस के बाद मंत्री साहब उठते, कहते मैंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? 3 लोगों की कमेटी बनाया ताकि हम किस तरह से राशनिंग करें। भाई ये क्या चल रहा है? किसने आपको रोका इसकी प्लानिंग करने को? आज आप कुछ भी कर लीजिए और मैं मानता हूं कि भाजपा कुछ करेगी, लेकिन ये तो आपकी गलती थी कि इसकी वजह से हुआ। नहीं हुआ तो अपने ये इस तरह की अपने दाम क्यों बढ़ाए? नहीं हुआ तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में शॉर्टेज क्यों है? ये सवाल है और इस सवाल से ये भाग रहे हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, सवाल है कि भाई सरकार ने पिछले 10 दिन में क्या किया, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सवाल यह कि इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी? तहसीन पूनावाला ने आज कहा कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करते हैं। तहसीन पूनावाला, जब राहुल गांधी बोलते हैं एआई समिट का काम कर दिया यूथ कांग्रेस ने, ये टीम इंडिया का भाव है? जब राहुल गांधी के लिए एलपीजी का मतलब लाइस, पैनिक और गोल पोस्ट शिफ्टिंग है, जहां पर वो बोलते हैं कि किस प्रकार से पहले वो एक नैरेटिव देते कि रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, जब सामने आया कि रशियन ऑयल तो खरीद रहे थे तो फिर बोलते क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होगी, तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेज जब नहीं आई, और आज हम लोग डीपेस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के साथ बैठे हैं। हमारा 70% ऑयल जो है नॉन हॉर्मुज इलाके से आता है, हमारे पास 5.3 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक डीप रिजर्व्स है, हमारे पास आज कोई कमी नहीं है तेल की, तो एलपीजी पर चले गए। और तहसीन पूनावाला बोलते हैं कि एलपीजी को लेकर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। तहसीन पूनावाला, आप कम से कम ये बात ना करो, एलपीजी और एलएनजी इसके रिजर्व्स हो सकते हैं क्या? ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे से होता है, प्रेशराइज में, इसके रिजर्व्स नहीं होते, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता जैसे क्रूड ऑयल को। तो ये बात आप भी जानते हैं, पर झूठ बोलना है। और तहसीन पूनावाला और इनकी पूरी मंडली को मैं आज एक्सपोज करने वाला हूं। आज 100% डोमेस्टिक के लिए एलपीजी मिल रहा है, 100% पाइप्ड के लिए मिल रहा है, 100% सीएनजी मिल रहा है, 80% 70% फर्टिलाइजर, इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट सबको मिल रहा है, क्योंकि हमने अपना 55-60% हम देश में ही बनाते हैं। 28% प्रोडक्शन रैंप अप कर दिया है। जहां पर भी थोड़ी सी कमी लग भी रही है तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जगह से भी एलपीजी मंगवाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस का, और मैं थोड़ा समय 30 सेकंड ज्यादा चाहता हूं, 2 फैक्ट लाना चाहता हूं। कल इन्होंने कहा, कहने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं आज। उन्होंने मुझे बोला कि डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उन्होंने, अब्बास हैदर है उनका नाम, नेशनल स्पोक्सपर्सन।
तो मैंने उनको डिबेट में ही बोला, अब्बास हैदर जी आप अभी बुकिंग आईडी बता दो, प्रमाण दे दो कि कब बुक किया था, और अगर 2.5 दिन में आपका नहीं मिल रहा है मैं माफ़ी भी मांगूंगा और सरकार आपको सिलेंडर भी देगी। ना करते करते एंड ऑफ द डिबेट उन्होंने एक नंबर दिया, DSC नंबर, जो कि OTP नंबर होता है, बुकिंग आईडी नहीं दी। हमने इंडेन से पता करवाया, हजरतगंज इंडेन से। आपको पता है जब वो डिबेट में बैठे थे उससे कुछ घंटे, 4 या 5 घंटे पहले उन्होंने गैस बुक की थी, 4 या 5 घंटे पहले इंप्रेशन दिया कि कई दिनों से नहीं मिल रही है। और आज मुझे इंडियन हजरतगंज ने बताया है, मेरे पास पूरी व्हाट्सएप चैट अब्बास हैदर के साथ की चैट है, कि हमारी रिक्वायरमेंट, अब्बास हैदर बता रहे हैं उनको कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मतलब कि 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो ये इंप्रेशन दे रहे थे कि मुझे सिलेंडर कई दिनों से नहीं मिल रहा है, इंडियन हजरतगंज ने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की थी और यही पैनिक फैला रहे हैं। और यही पैनिक का काम उन्होंने कोविड वैक्सीन में भी किया था। याद है, तहसीन पूनावाला तो नहीं थे, ये तो बोल रहे थे मेरे शहर से 2 वैक्सीन निकली है, पर कौन बोला था बीजेपी की वैक्सीन है, इंपोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये वैक्सीन में भी पैनिक और इसमें भी वैक्सीन। कुछ सवाल जो उन्होंने उठाए उस पर मैं आऊंगा क्योंकि आपने समय लिया, तो इसलिए तहसीन, अब्बास हैदर की कहानी वाकई जो है डराने वाली है। अगर देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह से सरेआम झूठ फैलाएंगे तो पैनिक होना स्वाभाविक है। और मैं यही कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि देखिए यह युद्ध जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 100 साल में पहली बार इतना बड़ा संकट इस तरह से आया है, जिस तरह से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने कहा कि मैं ले जाने नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो संकट तो आएगा, लेकिन संकट में इस तरह से जो है अफवाहें फैलाना, जो है इस तरह की चीजें, ये तो बहुत खतरनाक है ना। नहीं, पहले भी युद्ध हुए, उस इलाके में युद्ध हुए, और भारत के लिए हर अलग अलग विषय में, मैं गैस को लेकर नहीं कर रहा हूं, एलपीजी को, क्योंकि ऑब्वियसली एलपीजी की संकट नहीं आई थी, लेकिन अलग विषयों में भारत के लिए सभी मुल्क ने, चाहे वो इराक था या ईरान था, 2025 में एक्सेप्शन किया था। इनफैक्ट मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। लास्ट ईयर ईरान ने एक्सेप्शन किया था भारत के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को जाने दिया बाहर। तो यहां तक सवाल है, इस बार क्या हुआ ये हमें देखना है, लेकिन वो अलग विषय। मैं उस पर भी आता हूं, पर पहले तहसीन जी, पहला मेरा जवाब। उनके पास पूरी चैट है, और आप कहेंगे तो मैं चैट लेकर आपको भी भेज दूंगा। उनके पास पूरी चैट है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता, मैं एक बार पढ़ लूं डिबेट के अंदर, एक बार पढ़ लूं। अब्बास हैदर के घर पे, सुनिए तहसीन, एक सेकंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ऑर्डर डेट 11 मार्च 2026, इंडियन हजरतगंज, होम डिलीवरी 12 मार्च 2026। अब्बास हैदर जी को मैसेज, अब्बास जी आपने टीवी पर कल बताया है कि आपको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिली है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से। तो उन्होंने बोला कि कौन बोल रहा है, मुझे डिटेल्स दे दो। डिटेल्स देने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। सवाल ये तहसीन, कोई डिनाई नहीं कर रहा संकट नहीं है, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो शहजाद जी से पूछा जाना चाहिए कि भाई सरकार ने 10 दिन क्या किया, ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं क्यों लगी हैं, क्या इसके लिए बेहतर हो नहीं। मेरा मूल सवाल यह है कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार क्यों। और अभी उन्होंने अब्बास हैदर की बात की, मेरे पास राहुल गांधी के पूरे जो उनका बयान था, मैंने उसके पॉइंट्स बनाया, मैं उसका भी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करने के लिए सबको मौका दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी के नेता और प्रतिपक्ष, उनका जो बयान है उसमें भी कई सारे झोल हैं। चलिए बोलिए तहसीन जी। नहीं, देखिए, एक व्यक्ति या इंडिविजुअल क्या बोलता, मैं अपनी बात रख सकता हूं, और मेरी बात का कोई जवाब आज तक भाजपा दे नहीं पाई। मेरा मूल सवाल ये है कि जो हमारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, जिसको इस वक्त दिक्कत हो रही है, राशनिंग हो रही है, तो खुद सरकार ने माना है। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में, मैं दिल्ली और बड़ी सिटीज में, टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो दिक्कतें हो रही है एलपीजी की डोमेस्टिक में, ये तो आप मानते हो समस्या है। हो सकता है कि कुछ रूमर मॉन्गरिंग हो, मैं उसमें भी डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन क्लैरिफाई करना, बातों को आगे रखना, तथ्य को रखना किसका कर्तव्य है? आपका कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य। सरकार क्या कर रही है? अगर पैनिक नहीं था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाते अपने दाम बढ़ा दिए। पैनिक नहीं है तो एयर इंडिया ने दाम बढ़ा दिए। पैनिक नहीं है तो आप राशनिंग कर रहे हो। तो पैनिक कौन फैला रहा? पैनिक वर्तमान सरकार फैला रही है, और वर्तमान सरकार अब देखिए, तहसीन पूनावाला बोलते हैं कि देश में शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, तो फिर क्यों ये सारी चीजें। ये है परगत सिंह, कांग्रेस के विधायक, बोलते हैं कि पैनिक मत फैलाओ, कोई शॉर्टेज नहीं है। अब कांग्रेस के विधायक की माननी है या तहसीन की माननी है? फिर तहसीन पूनावाला बोलते हैं कि 10 दिन में क्या। मैं आपको बताता हूँ, और प्लीज अभी मुझे फिर से मौका दीजिए। तहसीन, 10 दिन क्या, तुमने जो 10 साल में नहीं किया ना। 2013 में तहसीन पूनावाला जिस सरकार को बहुत आई लव यू बोलकर रात को सोते हैं, उसने 2013 में पेट्रोल कर्फ्यू लगाया था। अशोक जी, पेट्रोल कर्फ्यू जानते हो? दंगे का कर्फ्यू देखा होगा,
वॉर का भी कर्फ्यू देखा होगा, 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगा दो, साइकिल पर घूमो। पर हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि हमने डाइवर्सिफाई किया, 70% नॉन नॉर्मस से आता है। हम लोग अभी जो है हमारे रिजर्व्स जो है 4000 करोड़ लीटर हमारे पास क्रूड ऑयल है, परंतु एक ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई पूरा 100% करने से पता है कितना लीटर हमने बचा है? 600 करोड़ लीटर डीजल हर वर्ष बच रहा है, 15,000 करोड़ की सेविंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% कर दी है, उससे 1 लाख करोड़ की सेविंग, क्योंकि उतना डीजल पेट्रोल कम पिलाना पड़ता है। सोलार पुश हमने जो 3 गीगावाट था, आज वो कैपेसिटी 120 गीगावाट है। ईवीज की जो 10,000 यूनिट्स थी, आज ईवीज हमारे पास देश में 23 लाख है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो रही है, कंज्यूमेशन कम हो रही है। हमने इतना शिफ्ट इसमें किया है। एलपीजी में भी तहसीन, यू नो, आपको पता है कि 99% हमारा जो एलपीजी है, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, नॉट जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं 50%, पर जो बाकी का इंपोर्ट करते हैं वो कतार से ही आता था। आज केवल कतार से नहीं आता, आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों से भी आता है। एलपीजी की परिस्थिति ऐसी है, एलपीजी क्या है? गैस है। एनजी और एलपीजी गैस है, इसको आप स्टोर करके नहीं, बड़े एरिया में स्टोर करके नहीं रख सकते, डेंजरस भी है, इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल भी है। इसीलिए इसको या तो आप पाइप से ला सकते हैं, और वो पाइप भी टोटल जो इश्यूज, लॉजिस्टिकल इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, उस पर डिपेंडेंट होती है। और दूसरा है कि आप किस प्रकार से उसका एक सप्लाई चेन बना सकते हैं अलग अलग जगहों से, यही 2 तरीके। और आज एक और चीज हुई है, हॉर्मुज से हमारी शिप्स भी आ रही है, पर कांग्रेस क्या बोल रही है कि बांग्लादेश की शिप जा रही है, इसकी उसकी शिप जा रही है, आपकी नहीं। और ये वही कांग्रेस है जो कह रही थी IRIS डेना को आपने सिंक करवा दिया तो बाकी के इंडियन शिप्स हॉर्मुज में टारगेट नहीं। ओके, मैं तहसीन, आप रिस्पॉन्ड करें। हाँ तहसीन, मैं आप रिस्पॉन्ड करें। मैं 2-3 बिंदु रखना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ठीक है समाजवादी पार्टी का एक नेता थे, उनका जवाब जो है पूजा जी देंगी, लेकिन मैं राहुल गांधी के लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। मैं कई चीजें अब रख देता हूँ सामने, उसके बाद आप जवाब दीजिए। एक तो पहली बात ये समझ दूं, जो कि आपने युद्ध का जिक्र किया, पहले भी युद्ध हुए हैं, तो मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है 1991 में खाड़ी जब युद्ध हुआ था, तब भारत के पास सिर्फ 3 दिन का ऑयल रिजर्व था, 3 दिन का ऑयल रिजर्व था। आज भारत के पास करीब 75 दिन का, 60 दिन का ऑयल रिजर्व है। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ये पता चलता है कि सरकार ने इतने दिनों में क्या किया। अभी एलपीजी की बात हो रही थी, 2014 में करीब 14.5 करोड़ परिवार एलपीजी इस्तेमाल करते थे, आज जो है इनकी संख्या 32 करोड़ से ज्यादा है। तो ये समझिए कि किस तरह से वो बढ़ा है। अब मैं आपको राहुल गांधी के बयान पढ़ देता हूं, उसके बाद राहुल गांधी का बयान का बिंदु क्या कि प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। फिर उन्होंने कहा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है। क्या ये ठीक है? भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है? कहां आप 3 दिन का रिजर्व रखकर बैठे थे, कहां आज की सरकार जो है 2 महीने का रिजर्व रख के बैठी है, और आप कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज है? तो ये राहुल गांधी का बयान जो है ये फेक नैरेटिव है। फिर वो कहते हैं भारत की विदेश नीति के कारण ये समस्या आई, अगेन ये फेक नैरेटिव है। भारत कह रहे हैं कि ईरान का हमारा ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा विमान आज, हमारा वेसल आ गया भाई, और क्या चाहते हैं आप? भारत की विदेश नीति और क्या चाहते हैं कि इस युद्ध के बीच ईरान हमें मदद कर रहा है, रूस हमें मदद कर रहा है, अमेरिका हमें मदद कर रहा है, हम सब लोग हमारे लिए खड़े हैं, तो ये कैसे विदेश नीति? फिर उन्होंने कहा प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन सरकार कर रही है, उसके कई कदम अभी शहजाद ने बताया। फिर उन्होंने कहा बड़ी समस्या आ रही है, सरकार तैयारी करे, हमें माइंडसेट बदलना होगा, और उन्होंने कहा मेरी बात नहीं सुनोगे तो बहुत समस्या होगी। अब उन्होंने कहा मेरी बात नहीं सुनोगे तो समस्या, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये जरा मुझे शहजाद जी बताइए, बड़ी समस्या आ रही है सरकार, हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता आज बताएं कि कैसे माइंडसेट बदलेगा, और क्या उसके पास जो है सुझाव है सरकार को देने के लिए कि नहीं सरकार ये नहीं ये करे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे लगता है उस पर जरूर बोलना चाहिए आपको। बोलिए। बिल्कुल, जहां तक माइंडसेट बदलने की बात है, मुझे लगता है कि माइंडसेट बदलना चाहिए। डिफेंसिव माइंडसेट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की माइंडसेट सबसे बेहद जरूरी है। रूस का जिक्र किया आपने भी किया और भाजपा के प्रवक्ता ने भी किया। रूस से हम तेल ले रहे थे, फिर हमारे तेल हम लेना थोड़ा सा अमेरिका ने कम करेंगे, उसके थोड़े बैरल्स कम हुए। अब जब हम ले रहे हैं वो डिस्काउंट, रूस कह रहा है कि हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे नहीं देंगे। ये होता है जो राहुल जी ने कहा, लेकिन मैं उससे बड़ी बात पे कर रहा हूं। 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि 3 दिन का रिजर्व था 1991 गल्फ वॉर में, और अभी करीबन 70 दिन का रहा। इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, वर्तमान सरकार को या नरसिम्हा राव जी और अटल जी की सरकार को, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाया, जिन्होंने उसका स्टोरेज यूनिट्स बनाया, उसके स्टोरेज यूनिट्स इन सरकारों ने बनाया। पहली बात।
इन्होंने नहीं बनाया, उन सरकारों ने बनाया। और दूसरी चीज, एक लास्ट चीज, थोड़ा से मैं खुश होकर कह दूं, अगर आप उनको स्क्रीन पे लाओ, रात को थोड़ा उनको ले आओ स्क्रीन पे, रात को सोने से पहले मैं 10:30, 11 बजे, 12 बजे किसी को आई लव यू नहीं करता हूं, सिवाय अपनी पत्नी को, किसी भी सरकार को नहीं करता। ये बात आप जान लो, ये नो इफ नो बट इसके अंदर क्लियर हो गया। इनकी भाभी को और अपनी वाइफ को मैं आई लव यू कहते सोता हूं, कोई बट नहीं इसमें। नहीं, वो तो आप मैं सेक्युलर हूं, कोई सरकार देखिए, ऐसा है कि तहसीन उनको आई लव यू मजबूरी में कहते हैं और कांग्रेस को आई लव यू दिल से कहते हैं, इसलिए तहसीन इतनी साफ गोई से झूठ बोलते हैं। ये तहसीन को लगता है पूरा देश मूर्ख है। इनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था 2022 जब यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ, रशिया के खिलाफ वोट करो, ना S-400 चाहिए ना तेल चाहिए। फिर मनमोहन सिंह ने माना कि गलत स्ट्रैटेजी थी वो, और जो मोदी ने किया वो सही था, पर इन्होंने क्या बोला, हमने डिफेंसिव खेला। तहसीन पूनावाला, जब ट्रंप जी का इलेक्शन हुआ तब भी 30 से 40% तेल रशिया से आ रहा था, जब उनका इनॉग्रेशन हुआ तब भी 30 से 40% आ रहा था, जब उन्होंने पहली बार टैरिफ लगाया तब भी 30 से 40% तेल आ रहा था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तब भी वही है, और फरवरी 2026 में हाईएस्ट लेवल पर रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं। उल्टा रशियन ऑयल का खरीदना कभी बंद नहीं किया। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वो होती है कि हिलरी क्लिंटन का फोन आया, सोनिया स्टॉप बाइंग द इरानियन ऑयल, सोनिया सेड यस मैडम आई विल स्टॉप इट। जब फिर फोन आया, मनमोहन डोंट डू अटैक ऑन 26/11 ऑन पाकिस्तान, यस मैडम जी आपने जो बोला वो हम स्वीकारते हैं, आपको जो उचित लगा वो हम करते हैं। फिर आया फोन कि ओपन अप योर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड शो इट टू द एंटायर वर्ल्ड, यस मैडम वी विल डू इट। ये था स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज। मैं तो नेहरू जी में जाना भी नहीं चाहता, तो तहसीन पूनावाला अंतर बता दीजिए। नहीं, नेहरू जी में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इससे पहले मैं नेहरू जी का एक कोट कर देता हूं। मतलब सोचिए कि एक जमाने में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से नेहरू जी ने क्या बोला था, उधर कोरिया का युद्ध हो रहा था, नेहरू जी ने कहा कि कभी कभी कोरिया की लड़ाई हो जाती है, हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। अरे वो राहुल गांधी जी को अपने नाना को पहले पढ़ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भैया कोरिया युद्ध होगा तो भारत में रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन आज जो है दुनिया इसको एक भीषणतम युद्ध कह रही है। लेकिन आपको यह भी बता दूं, दुनिया में रेट बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी का मैं कैसे एक्सपोज कर रहा हूं उनके झूठ। दुनिया में, अमेरिका में इस वक्त जो है पेट्रोलियम और जो डीजल है 16% दाम बढ़ चुके हैं अमेरिका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में 18% दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के, ब्रिटेन में 6%, पाकिस्तान में 20%। हालांकि उस 20% का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे चाकू चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल के लिए। दक्षिण कोरिया में 10%, और चीन जो राहुल जी का प्रिय देश है वहां 10% पेट्रोलियम के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम पर 1 पैसा नहीं बढ़ा, 1 पैसा नहीं बढ़ा। तो सवाल यह है कि इसके बावजूद इस तरह का हल्ला गुल्ला मचाना, छाती पीटना, आखिर आप क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? मेरा मूल सवाल यह है कि भैया वॉर का समय है, मुश्किल समय है, सरकार और विपक्ष एक सुर में बोले, ना कि छाती पीट पीट कर लोगों को यह भाव दे कि नहीं तबाही आने वाली है, तबाही आने वाली है। इस तरह की चीज से बचना चाहिए विपक्ष को। डॉक्टर पूजा मिश्रा बोलिए, ये विपक्ष क्यों इस तरह से जो है अफवाहें फैला रहा है, क्यों इस तरह से विपक्ष जो है माहौल बना रहा है? जी अशोक जी, आप सही बात कह रहे हैं। विपक्ष ने ही तो अनाउंस किया कि जो है 60 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ जाने चाहिए। विपक्ष ने जो है एस्मा लगाया और विपक्ष ने ही कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है 9 राज्यों में नहीं जाएंगे। और विपक्ष ने ही 5 मार्च को जो है ये कहा कि जो टेलीकॉम जो है इंडस्ट्रीज है, जो उनके टेलीकॉम टावर्स हैं, उनके पास में एलपीजी नहीं जाएंगे। सारे काम तो विपक्ष ने ही किए हैं ना, सरकार ने तो किया ही नहीं है। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि पैनिक बनने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास में प्रॉपर रिजर्वियर है और हम पूरा सप्लाई कंटिन्यूस नहीं कर सकते। हालांकि एस्मा लगाने का एक ही प्लान होता है कि आप जो सप्लाई है उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। जो आप देखें ना, लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, आपके चैनल ने भी दिखाया हुआ है, और लगातार देख रहे हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, एलपीजी नहीं मिल पा रही है। जिनकी जीविका चलती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जीविका और रोजगार का डिफरेंस नहीं जानते, कहते हैं पकौड़े तलना रोजगार है, जो कि जीविका है, वो ऐसे जीविका इम्पैक्ट हो रही है। उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सिलेंडर लेते हैं, उनकी जीविका चलती है, बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी जो है विपक्ष ने कहा होगा। आप एक बार एक इंटरव्यू चलाइए, जो इतने लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना अशोक जी, उनसे पूछिए कि क्या उनको कांग्रेस ने भेजा, क्या उनको समाजवादी पार्टी ने भेजा, या और किसी विपक्ष के पार्टी ने भेजा। और अगर भेजा हो
उसको एकदम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में जिसने भेजा उसके ऊपर में FIR भी दर्ज होना चाहिए। ये देश का विषय है। अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अब्बास हैदर के खिलाफ, एक मिनट, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, अब्बास हैदर के खिलाफ FIR होनी चाहिए टेलीविजन चैनल पर बैठकर झूठ फैलाने में और पैनिक फैलाने के लिए। जो है, अगर ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इतना सारा साक्ष्य दे रहे हैं, अभी मैं बोल दूं, अभी आप भी बोल दीजिए कि नहीं मैं बुक करने जा रहा हूं, तो भाजपा जो है टेलीविजन में सब लोग देख रहे हैं। भाजपा नहीं, बड़ा सिंपल सवाल पूजा जी, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, पूजा जी इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं। अभी आपने कहा कि अगर अभी आप सुनिए ना, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, बड़ा सिंपल सा। अभी आपने क्या कहा, आपने कहा अगर सपा और कांग्रेस या विपक्ष जो है लोगों को लाइन में भेज रही है तो उनके खिलाफ FIR, मतलब आप ये कह रही है कि जो लोग झूठे झूठे प्रचार कर रहे हैं उनको। तो सवाल ये है कि अब्बास हैदर के खिलाफ FIR होनी चाहिए क्या, जिन्होंने टेलीविजन चैनल पर, नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठ करके झूठ बोला, पैनिक फैलाया। जो अब्बास हैदर जी को मिल गया 24 घंटे में सिलेंडर, जितने लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, जो एजेंसीज में बुक कर रहे हैं, उनका भी ऐसे प्रूफ दे दीजिए। अरे अब आप अब्बास हैदर से भाग रही हैं, अब आप अब्बास हैदर से भाग रही है, जो बड़ा सवाल है। देखिए अभी आपने जो कहा, मैंने तो आपने जो कहा मैंने उसी पर काउंटर क्वेश्चन भेजा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि FIR कर दो, फिर जब मैं आपके सामने कोई केस लेकर आऊं, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप वकील हैं कि आप कहें कि नहीं इसके ऊपर FIR कर दो, फिर जब केस आए तो नहीं ये तो मेरा बच्चा है, इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील नहीं हूं अशोक जी, मैं कह रहा हूं वकील हो, पुलिस वाला हो, नहीं आपने वकालत करी, वकील होने, अब आप समझी नहीं, आप समझी नहीं, शब्दों की महिमा समझी नहीं। मैंने सिंपल से कहा कि कोई वकील, यानी आप वकालत कर रही थी अभी ना, आप अपने विपक्ष की वकालत करते हुए आपने कहा कि जो झूठ बोले, जो इस तरह से विपक्ष करे, उसके खिलाफ FIR कर दो। मैंने बड़ा सिंपल सा काउंटर क्वेश्चन पूछा, क्या अब्बास हैदर के खिलाफ FIR होनी चाहिए जिन्होंने नेशनल टेलीविजन चैनल पर झूठ बोला? तो अब आप अपनी बात से मुकर गई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपको अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। वो कह रहे हैं सारी चीजें तो सरकार ने कही ना, एस्मा सरकार ने लगाया, जो लाइनों में लगा उनके बारे में सोचिए, सरकार ने ही रेट बढ़ाए। एस्मा वो व्यवस्था है जो राज्य सरकार, एस्मा वो व्यवस्था है कि ऐसी संकट की घड़ियों में अगर आप उसको ना लगाए तो राज्य सरकार के पास एक महत्वपूर्ण हथियार जो चाहिए उनको इसको टैकल करने के लिए वो नहीं होता। तो इससे क्यों आपको दुख हो रहा है? आप उसमें मिले हुए हैं क्या ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग में? दूसरी बात, मेरे पास तो हजारों रिसीट्स है जिन्होंने कल या आज बुकिंग ली थी और उनको तुरंत कुछ घंटे के अंदर सिलेंडर मिल गए। पर सुनिए, देखिए पूजा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पूजा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पूजा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पूजा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, पूजा जी ये डिबेट में ऐसे डिबेट नहीं, हम एक दूसरे की बारी का सम्मान करते हैं। पूजा जी हो सकता है कि आपको लगता हो कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग है, यहां पर एक दूसरे की बातें सुनकर जवाब दिया जाता है। अब मेरी बात सुन लो ना, ये वो वाली व्यवस्था नहीं है कि माइक खींचना है पिताजी के हाथ से और फिर बोलने लग जाना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबको मिलेगा चांस। सुन लीजिए, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अब्बास हैदर सू कर दे। अब्बास हैदर के घर का पता, अब्बास हैदर के कौन से रिलेटिव ने वो सिलेंडर लिया है कल की बुकिंग पे, उसको कब सिलेंडर डिलीवर हुआ है, उसकी रिफिल जब डिलीवर हुई है, ये सारी चीज़ और उसकी चैट मेरे पास है। अब मुझे बताइए कि अब्बास हैदर को जब, और देश के सभी लोगों को जब सिलेंडर मिल रहा है टाइमली, तो अब्बास हैदर जिस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है वो झूठ क्यों बोल रहे थे? और आखिरी आपने 60 रुपीज़ की बात की, ये बात आपने सही की। पूजा जी मुझे बताइए, 2014 जनवरी में 14 किलो के सिलेंडर का दाम नॉन सब्सिडाइज किया था और आज नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 14 किलो का कितने का है? दोनों दाम आप बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। आपको पता है वो दाम भी मेरे पास है। मेरे पास 1241 रुपए 2014 जनवरी, बिल्कुल। आज 913 रुपए दिल्ली में उसी सिलेंडर के लिए। सब्सिडाइज का तो दाम बढ़ा ही नहीं है, उन्होंने उल्टा 50% बढ़ाया था यूपीए के जमाने में, क्योंकि उस समय पर 10% से कम लोगों के पास सिलेंडर दिया करते थे, और आज तो 100% लोगों के पास सिलेंडर होने के बाद भी दाम नहीं बढ़े। मैं आपको बता दूं, जो सिलेंडर के दाम की बात है, पूरी लिस्ट मेरे पास 2000 से लेकर अब तक सिलेंडर, और ये शहजाद जी ने जो आंकड़ा रखा, साल 2014 में 1241 रुपए था, 2013 में 1021 रुपए था, और 2015 में 606 रुपए। तो पूरा का पूरा मेरे पास डेटा। अभी आऊंगा पूजा जी, एक मिनट, लेकिन उससे पहले बता दूं, अब्बास हैदर और की बात हुई, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि लोगों को मिल नहीं रहे। मेरे पास अमित श्रीवास्तव, ये मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, अमित श्रीवास्तव आज ही टेलीविजन चैनल में, एक चैनल में वो बोल रहे थे, ये राजनीतिक विश्लेषक है, उनका ट्वीट है मेरे पास और उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है। कोई भी चाहे तो चैलेंज कर सकता है। अभी पूजा जी कह रही थी कि पैनिक क्या, लाइनें क्यों लगी है? क्योंकि जब विपक्ष झूठ बोलता है तो लोग पैनिक में आते हैं। पैनिक में आते हैं तो लोग अपने घर को, कि भाई युद्ध हो रहा है, अपने घर को भर लो,
तो ये दुबई में भी हुआ। दुबई में उन्होंने कहा कि आप अपने सुपर स्टोर से सिर्फ उतना ही सामान खरीदिए जितना आपको जरूरत है, आप अपने घर मत भर लीजिए कि युद्ध हो रहा है तो आप जो है राशनिंग भर लेंगे अपने घर में। उसी तरह से हिंदुस्तान में भी हो रहा है कि लोग अपने घरों में जो है, बहुत सारे लोग, और कुछ लोग पैनिक में, हमसे इनकार नहीं कर रहा। ये अमित श्रीवास्तव का ट्वीट है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 12 मार्च को आज सुबह 6:36 पर एलपीजी बुक किया और आज शाम 5:36 पर मेरा डीएसी नंबर जनरेट हो गया। उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट डाले हैं बुकिंग के और बाकी चीजों की। तो ये ऐसा नहीं है कि पैनिक, इतना पैनिक है कि लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर विपक्ष बना रहा है वो भयावह है, वो लोगों को डराने वाली है और विपक्ष को उससे बचना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार युद्ध। जिस तरह से वॉर हो रही है दुनिया में और उस वॉर के कारण भारत में भी एक दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में एनर्जी जो है बड़ी स्थिति खराब है, पेट्रोल डीजल बंद होने वाला है और हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं आ रहे, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया। लोग जो है उसके कारण पैनिक में आकर लाइनों में खड़े हैं, लोग भर भर के अपना कोई पेट्रोल की चिंता कर रहा है, कोई, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया पैनिक की स्थिति नहीं है, कुछ जो है प्रिकॉशनरी मेजर उठाए जा रहे हैं और उसके लिए कुछ स्टेप उठाए गए, उन सब की बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, चीन में, अमेरिका में, हर देश में। भारत में 1 पैसा रेट नहीं बढ़ा, 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। इस बात को समझिए और भारत साफ तौर पर कह रहा है कि युद्ध अभी चलेगा और भारत के पास कम से कम 40 से 60 दिनों का रिजर्व है, तो चिंता की कोई बात नहीं। और हमारे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे वेसल भी आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर पूजा मिश्रा, सुरेश नकुआ। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सिर्फ विपक्ष को ही दोष नहीं देना चाहिए। इस देश में ऐसे ऐसे महान पत्रकार और दुनिया को रिप्रेजेंट करने में, मेरे हाथ में आज रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है और मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की पत्रकारिता भी हो सकती है। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, मुझे शर्म आ रही है। इसकी मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं इस रिपोर्ट की। और ये रिपोर्ट, दुर्भाग्य ये है कि ये रिपोर्ट लिखने वाले जो पत्रकार हैं वो भारत के पत्रकार हैं। मतलब भारत के पत्रकार जो है वो नफरत से सने हुए पत्रकार हैं। वो विदेशी जिस एजेंसी को रिपोर्ट करते हैं, किस किस तरह की बेहुदा और बेशर्मी के साथ रिपोर्ट लिखते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको ही दे रहा हूं। ये इस रिपोर्ट के 2 लाइनें पढ़ता हूं। ये रिपोर्ट कहती है, इन किचन अक्रॉस इंडिया हॉट फूड एंड ड्रिंक्स, इवन टी आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द मेन्यू एंड फास्ट फूड एंड लेमन वाटर एज
क्रिएट्स द नेशन वाइड स्टोरेज ऑफ कुकिंग फलाना। ये कह रहे हैं कि भारत में लोगों की किचन से चाय गायब होती जा रही है और उसकी जगह नींबू पानी आ गया क्योंकि जो है ये संकट है। अरे भैया मैं रॉयटर्स के तमाम पत्रकारों को और पूरी टीम को अपने घर में निमंत्रण देता हूं, आइए चाय पीजिए मेरे घर में, और एक दिन ही रोज पीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं थी, आज राहुल गांधी खुद चाय पी रहे थे, खुद चाय पी रहे थे वहां पे। मतलब राहुल गांधी को देख लेते, उनसे सीख लेते कि राहुल गांधी बैठकर वहां एलपीजी पे बनी चाय पी रहे हैं। और मैं रॉयटर्स को खुलेआम कहता हूं कि पूरे महीने रॉयटर्स की पूरी टीम हिंदुस्तान में जहां कहीं भी हो वो मेरे घर आए, रोज उनको सुबह शाम की चाय पिलाऊंगा। अरे कम से कम भारत को इस तरह से बदनाम तो मत कीजिए, इस तरह की बेशर्म पत्रकारिता कर करके। सुरेश रखुआ जी, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये? क्या विपक्ष के पेड पत्रकार हैं क्या ये? मुझे तो यही लगता है कि विपक्ष ऐसी खबरें फैलाने के लिए पैसा देता है क्या? सभी मित्रों को नमस्कार, और अशोक जी आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। सर अशोक जी, सबसे बड़ा दर्द उनको यही है कि जब पूरी दुनिया युद्ध से डर रही है तो भारत ऊर्जा सुरक्षा के साथ खड़ा हुआ है। हमारे पास 70 से 75 दिन का स्टोरेज है। तो जो विपक्ष और ये जो विपक्ष के इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, इनको पत्रकार तो नहीं कहना चाहिए, तथाकथित पत्रकार हैं, जो वो उनको फीडिंग होती है, उसमें से इनमें से 2 पत्रकारों को तो सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग आती है। वो अच्छा, सोरोस के पत्रकार हैं। आ गया है। हाँ जी, वो सोशल मीडिया पे आ गया है। और विपक्ष का तो ऐसा है ना कि इन्होंने नेपाल के टाइम बोला, इन्होंने बांग्लादेश के टाइम बोला कि हमारा जेनजी कुछ कर क्यों नहीं रहा है, हमारा जेनजी कुछ कर क्यों नहीं रहा है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जेनजी मोबाइल में लगा हुआ है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो इनको यही है कि कैसे भी करके इस सरकार को हटाया जाए और हमारे सरकार को लाया जाए। और ये ऐसी गलतियां करते हैं विपक्ष वाले, आपको क्या बताऊं। आप कांग्रेस का ही एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे लगता है कांग्रेस नहीं, बट बेवकूफी की लेबोरेटरी बन चुकी है। ये सरकार को टारगेट करने के लिए एक पोस्ट बनाते हैं, उसमें फोटो दिखाते हैं, एलपीजी के लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वो फोटो होती है 2011 की। अब इनके यहाँ इतने तेजस्वी लोग हैं कि जिनको गायब और गैप का फर्क नहीं पता। ये बड़ा बैनर लगाते हैं 15 फीट का, लेकिन उस पे गैप लिखते हैं, गायब इनको लिखना गायब था। तो बड़े तेजस्वी लोग हैं, बड़ी तपस्या करते हैं इनके यहाँ। और मैं तहसीन जी से एक बात पूछना चाहूंगा, ये मनमोहन सिंह जी को बहुत क्रेडिट दे रहे थे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए। तहसीन जी, जब 2012-13 में ईरान पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगे और ईरान का सप्लाई 1 साल में हमारा 26% इंपोर्ट कम हो गया, तब हमारे पास बफर स्टॉक कितना था, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितना था, वो मेरे को एक बताना। क्योंकि जितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना है वो 2013-2014 के बाद बना है। और दूसरी बात, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है, ये प्रायोरिटाइज करने के लिए होता है कि आज जनता को मिलना चाहिए, तो जो कमर्शियल मिल रहा है उसको थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन उसका बंद नहीं हुआ है, उसको भी मिलेगा। और ये जो पैनिक फैलाया जा रहा है, जैसे आपने अमित श्रीवास्तव का दिया, मैंने एक शशि शेखर का मैंने देखा है, उसके यहाँ 3 घंटे में डिलीवरी हुई है वाराणसी में। फिर एक मैंने बीकानेर में देखा है, बीकानेर में सुबह को बुकिंग करके शाम को डिलीवरी हुई है। बहुत उदाहरण है, इसलिए मैं जो आपने सवाल उठाया तहसील उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। स्ट्रेटेजी के तहत फैलाया जा रहा है कि आम जनता कुछ कर क्यों नहीं रही है, इस सरकार को हटा क्यों नहीं रही है, उनको पेट में ये दुख है और कोई प्रॉब्लम नहीं। जेनजी सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है? तहसील रिस्पॉन्ड कीजिए, उन्होंने एक सवाल उठाया, बड़ा वैलिड सवाल है। और सुरेश जी, आपने जिसका जिक्र किया ना, कांग्रेस ने वो जो है 2011 की तस्वीर लगा दी, तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस भी जो है वो मोदी भक्त हो गई है। अंधभक्ति का सबूत है कि वो मोदी करते करते इतनी अंधभक्त हो गई है कि अपनी जो श्रेय है, कांग्रेस का इन्वर्टेड कॉमा वाला जो श्रेय है, वो मोदी सरकार को देने की कोशिश कर रही है। सर, ये मोदी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध करने लगे। तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सुरेश भाई का वाकई में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है। नहीं, सुरेश भाई ने आज थोड़ी सी एक मतलब वो बहुत पढ़ते आते डिबेट में, जो ISPRL है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये सरदार मनमोहन सिंह जी ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था मिड 2004 में उनकी सरकार आने के बाद। इसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ। ये बात ठीक है, विशाखापट्टनम में 2015 में खुला, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुरेश भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई जादू से नहीं खुलता। इसका जो काम शुरू हुआ
ये 2008 में अंडरग्राउंड जो विशाखापट्टनम में पहला शुरू हुआ, ये 2008 में शुरू हुआ था, और उसके बाद 2015 से 2018 में जो ISPR ने किया था उसके वो सारे खुल गए। मैं आपसे पूछता हूं 2015 के बाद, सुरेश भाई सुन लीजिए, 2015 के बाद आदरणीय मोदी जी ने कितने बनाए, वो एक विषय को हम रख देते, तो ये इसका जवाब हो गया मनमोहन सिंह जी ने क्या किया। अब हम आते हैं वर्तमान विषय, जवाब हो जाए, जवाब हो जाए, देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु है, सुरेश जवाब दीजिए। आपके पास कितना रिजर्व था तब, आपके पास कितना रिजर्व था, वो जवाब आप। अरे मेरे भाई सुरेश भाई, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, इसीलिए तो मनमोहन सिंह जी ने वो कंपनी बनाकर उसको शुरू किया, मोदी जी ने फेटा काटा और उसका उद्घाटन किया, मैं मानता हूं बनाया मनमोहन सिंह जी ने, उनको भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन मैं इसके और आगे एक बात करना चाहता हूं, सैंक्शन लगे नहीं तहसीन का, नहीं एक सेकंड में इस पर जवाब दूंगा। तहसीन कह रहे हैं, नहीं सुरेश जी आप समझे नहीं तहसीन क्या कह रहे हैं, तहसीन क्या कह रहे हैं समझो, सुरेश जी तहसीन कह रहे हैं, सुरेश जी सुनिए, तहसीन कह रहे हैं हम लोगों ने रैपिंग पेपर खरीद लिया था, गिफ्ट आप लेकर आए, पर रैपिंग पेपर मैंने तैयार किया था, नहीं रैपिंग पेपर तो मेरा था। अरे डिबेट के जॉनी लीवर हो आप। मैंने कहा गिफ्ट भी मैंने लाया, उसको रैप भी मैंने किया, आपने रैपिंग पेपर खोला 2015 में। तहसीन पूनावाला, इतने ही डीप स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे तो आप 8 बजे पेट्रोल पंप क्यों बंद कर रहे थे? नहीं, वो सजेशन था वीरप्पा मोइली जी का, नहीं हुआ था, सजेशन था। एक मिनट हम आगे बढ़ेंगे, हम आज की परिस्थिति पर आते हैं, एक बार दोबारा आज की परिस्थिति पर। हाँ तहसीन जी, दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं आज की परिस्थिति में। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, राहुल गांधी जी ने कहा मेरी बात नहीं सुनोगे तो बड़ी समस्या होगी। ये राहुल गांधी जी का, मैंने कहा ना राहुल गांधी जी का आज फैक्ट चेक होना चाहिए। तो मुझे सवाल ये है, राहुल गांधी जी की बात जो है वो रेणुका चौधरी नहीं सुनती थी जब उन्होंने कहा कि एलपीजी जो है वो 900 रुपए, वो तो एलपीजी गरीबों के लिए होता ही नहीं, तो राहुल गांधी जी ने रेणुका चौधरी को क्यों नहीं बताया? फिर राहुल गांधी जी की बात मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं सुनी जब उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाने तो कहा पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, इसलिए पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी जी की बात मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं सुनी? अभी बात हुआ राहुल गांधी जी की बात जो है वीरप्पा मोइली ने भी नहीं सुनी, उन्होंने जो है पेट्रोल का कर्फ्यू लगा दिया। और राहुल गांधी की बात जो है 2010 से लेकर 2012 तक इस देश में दुनिया में कोई युद्ध नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एलपीजी की क्या ब्लैक मार्केटिंग होती थी, किल्लत होती थी, मेरे पास उसकी दर्जनों रिपोर्ट हैं। 2010 से लेकर 2012 तक कौन सा युद्ध हो रहा था और कौन सा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मनमोहन सिंह जी ने काम किया कि हर दिन। और एक खबर सिर्फ बता देता हूं, वो खबर यह है कि नवंबर के अंदर एलपीजी शॉर्टेज होती है और मंत्री जी जवाब देते हैं कि 15 दिसंबर तक ठीक हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि मतलब गैस एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है नवंबर महीने में, मंत्री जी कह रहे हैं 15 दिसंबर तक हम ठीक, मतलब 1 महीने में आप एलपीजी की शॉर्टेज ठीक कर रहे हो जबकि दुनिया में कोई युद्ध नहीं है। और तब एलपीजी कवरेज ज्यादा नहीं था कवरेज, 13 करोड़ भी नहीं थे परिवार। तो ये सब कौन सी, राहुल जी की बात इन लोगों ने क्यों नहीं सुनी उस समय? राहुल जी ने क्यों नहीं सजेशन दिया इसकी सरकार को? भाई आज इनके इकोसिस्टम के एक इन्फ्लुएंसर ने तो इतने तक कह दिया कि मोदी जी ने फालतू लोगों को एलपीजी बांट दिया, ये भी कि फालतू लोगों को, यस एग्जैक्टली, मैंने वो ट्वीट देखा, एक कांग्रेस आईटी सेल के मेंबर कह रहे हैं कि मोदी जी ने फालतू लोगों को एलपीजी दे दी है, इसलिए जो है अब वो बेचारी बूढ़ी औरत जो घर में चौके पे बनाती थी उसको एलपीजी मिल गया, उससे भी तकलीफ है। हाँ बोलिए जल्दी से, फिर मैं ब्रेक लेकर पूजा जी के पास आऊंगा। ये बात अगर किसी ने कहा बिल्कुल गलत है, सारे भारत के लोग हैं, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए और ये अच्छा काम है, लोगों को एलपीजी मिलना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ और सुरेश भाई आप इसका जवाब देना। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के, क्रूड था $140 प्रति बैरल और मोदी जी के कार्यकाल में 0 तक आया था, तो ये रिलीफ आपने आम आदमी को क्यों नहीं दिया? $26 बिलियन वर्तमान सरकार ने कमाया, $26 बिलियन। और आज भी सुरेश भाई 10 सेकंड, मतलब फ्री में मेरा और आज भी कोई रिलीफ नहीं दी रही सरकार। उन्होंने ऑयल कंपनीज को कहा ये है सरकार की, ये इस तरह सरकार की तहसीन पूनावाला की सफाई। तहसीन जी आप ऐसे मजाक करेंगे तो आपको डिबेट का जॉनी लीवर बोलेंगे, ऐसा मत करिए। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि हम कीमतें इतनी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन इसका भुगतान आगे वाले जनरेशन को करना पड़ेगा। जल्दी से रिस्पॉन्स मुझे ब्रेक और पूजा जी के पास आऊंगा। तहसीन को लगता है कि वो जो ट्रिक्स बाकी लोगों के साथ करते हो मेरे साथ भी करेंगे। इसके लिए जब सुनिए तो 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार 33 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल, 2014 में जाते जाते 77 रुपीज प्रति लीटर, मतलब 150% बढ़ा। मोदी की सरकार से 77 से 97 मतलब 33% बढ़ा। आप किसको मूर्ख समझ रहे भाई?
आप किसको मूर्ख बना रहे? सुनिए दूसरी बात, अब मैं एक तीसरे विषय पे आना चाहता हूं। आप लोग तो पैनिक नहीं फैलाते, आप तो भले हैं ना, चलिए बाकी सब छोड़ दो। कोविड की वैक्सीन से इंपोर्टेंट बनेंगे ये किसने बोला था? बीजेपी की वैक्सीन किसने बोला था? इस पे तो तहसीन पूनावाला बोल दो, यू लव इंडिया ना, इंडिया को लव यू बोलकर गुड नाइट करते हो ना, अब बोलो। अरे इंडिया को नहीं, वाइफ को। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम? बट नहीं, देखिए फिर से मैं एक कह रहा हूं, नहीं वैक्सीन पे बोलो। नहीं वैक्सीन पे क्या कहना है? देखिए, वैक्सीन पे एक ही कंपनी ने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन पे एक ही कंपनी ने बनाई, दूसरी कंपनी की वैक्सीन आई ने, दूसरी कंपनी की वैक्सीन का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा। ओके, एक ही कंपनी ने बनाई थी, देखिए वो भी पूना की कंपनी ने। एक भाव ये है कि विपक्ष चाहे वो कोरोना टाइम हो या फिर वॉर टाइम हो, वो जो है इस तरह की दुष्प्रचार फैलाता है, वो नहीं होना चाहिए। भाव कुल मिला के यही है, आपको सरकार से सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, सब कीजिए, लेकिन ऐसे समय में, सेंसिटिव टाइम में कम से कम झूठ और नफरत मत फैलाइए, कम से कम इस तरह से जो है अफवाह मत फैलाइए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद पूजा जी आता हूं आपके पास। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार युद्ध। इससे पहले मैं पूजा जी के पास जाऊं, बहुत जल्दी आपके लिए एक सवाल आया है। मेरे मुकेश चौधरी मेरे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है तहसीन जी। उन्होंने कहा कि भाई बस तहसीन जी से इतना पूछ लीजिए कि 2013 में साल में कितने सिलेंडर मिलते थे? 6 मिलते थे, तो बाकी दिन लोग कहाँ रोटी पकाते थे, कैसे खाते थे, वो भी बता दीजिए। चलिए डॉक्टर पूजा मिश्रा। 6 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे। हाँ वही सब्सिडाइज, उसी की बात कर रहे हैं, सब्सिडाइज 6 मिलते तो बाकी दिन क्या करते थे, यही तो उन्होंने पूछा। वही तो बाकी के दिन तो आप तो 1300 रुपए में सिलेंडर ले रहे थे, आज 900 का है। ओके डॉक्टर पूजा मिश्रा। ओके 2013 में क्या था दाम और आज क्या? हाँ डॉक्टर पूजा मिश्रा। अशोक जी, सुरेश जी भी कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 24 आवर्स में 6 घंटे में सिलेंडर मिल जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि जितने लोग लाइनों में लगे हुए हैं उन सबको सिलेंडर प्रोवाइड कर दीजिए, वो सब जो है अपने घर चले जाए 6 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, ज्यादा सही रहे। और जब जितनी बार आप पुरानी बात करते हैं ना, जब सोलर सेल की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो उनसे पूछिएगा कि जब सोलर सेल 2003 में शुरुआत हुआ, 2009 में आया, 2010 में जो है कांग्रेस ने उसको जो है सोलर सेल योजना चालू की, तो उस समय सोलर सेल का कॉस्टिंग क्या हुआ करता था? हम लोग सिलिकॉन बेस्ड जो है सोलर सेल यूज करते हैं, अभी भी हम 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन सोलर सेल पे नहीं पहुंच पाए, जो कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत जरूरी है। तब उसके बाद में जब वो सोलर सेल 2010 में लागू, तब जाकर के आप आज कार्य कर पा रहे हो। उसके पहले जो है वेफर्स, जो है सिलिकॉन वेफर्स बहुत महंगे हुआ करते थे, कॉस्ट कटिंग नहीं थी उसकी। और वर्तमान में बात करें कि उस समय एलपीजी कितनी दी जाती थी, आप जब पीछे चलते चले जाएंगे तब 5G नहीं था, तब तो 2G था, तब उससे पहले 4G नहीं था, फिर तो यही चलता रहेगा कंपैरिजन। वर्तमान समय में अगर आप कह रहे हैं जाना, एक मिनट पूजा जी, सिर्फ 30 सेकंड पीछे जाना इसलिए जरूरी होता है, जब कोरिया युद्ध पर नेहरू जी कहते हैं कोरिया में युद्धों पर दाम बढ़ जाते हैं, और आज अगर युद्ध होने के बावजूद दाम नहीं बढ़ रहे तो उसका एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं पूजा जी, सुन तो लीजिए। दूसरी बात पूजा जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने कहा, मैं तो पहले ही मान रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सबको मिल पा रही है, संकट है,
लेकिन क्या आपके घर में चाय गायब हो गई है टेबल से? आपके घर में चाय नहीं मिल रही आजकल? ऐसा संकट आ गया क्या? चाय वाय मिल रही है आपके घर में? और नहीं मिल रही तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे घर आइएगा। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी। आप नहीं जानते, मैं मेरी मदर को मैं बता रही थी कि मम्मी ने बोला कि 10 बजे का डिबेट क्यों ले लिया। मैंने कहा अशोक जी के साथ में डिबेट है, जिनको डिबेट देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। मैं उनको बता रही थी कि वो वही एंकर है, ठीक है, उनके साथ में, इसलिए मैंने रात के 10 बजे का डिबेट ले लिया। शी वाज आस्किंग मी कि आप दिन भर काम करके टायर्ड हो रहे हैं, चाय तो मिल रही है ना आपको दिन में? चाय तो मैं लूंगी, चाय तो मैं बिल्कुल ले लूंगी। मैं चाय के बगान से आती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में मैं जन्म हुआ है। वो तहसीन पुना वाला चाय पी रहे हैं बैठकर, तहसीन पुना वाला चाय पी रहे हो आप, और उसके बाद राहुल गांधी, आप राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर रहे हो मेरे टीवी चैनल पे बैठ के चाय पीते हुए। बनाते हुए आए हैं, लकड़ियों पे चाय बनाते हुए आए हैं, लकड़ियों पे चाय बनाते हैं। चाय की किल्लत नहीं आने वाली है। जी जी, लगे हुए लाइन पे लोग, उनकी तो सुननी पड़ेगी ना आपको। चलिए वो समस्या अगर है, ओके समय इतना ही। मैं अपना समय भी पूजा जी को देना चाहता हूँ, वही आंसर करे। नहीं आंसर 30 सेकंड आपके। हाँ 30 सेकंड जल्दी से बोल लीजिए। पॉइंट ये है कि पैनिक फैलाना इनका जो है व्यापार बन चुका है। कोविड के समय पर पूजा जी, जो अखिलेश जी ने बोला था वैक्सीन के बारे में, उन्होंने वैक्सीन ली कि नहीं ली? हाँ या ना? चलिए वो उन्होंने वैक्सीन ली नहीं ली वो बताएंगे नहीं, लेकिन कुल मिलाकर पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। कुल मिलाकर आज का सार ये है कि देखिए मुश्किल समय है, थोड़ा सा सावधानी बरतिए और थोड़ा सा अपनी ज़रूरतें भी सीमित करिए, कोई अर्ज नहीं है उसमें थोड़ा, लेकिन पैनिक मत फैलाइए, क्योंकि भारत जो है, भारत सरकार अपनी ओर से बहुत कुछ कर रही है और सब कुछ जो है तुरंत रातों रात ठीक भी नहीं होगा, संकट भी आएगा, लेकिन संकट से तब हम निकल पाएंगे जब हम पैनिक नहीं करेंगे और अफवाहें नहीं फैलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।